हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑन वाईफाई पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है आरएच कारक। यानी ये आरएच कारक की वजह से ही हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हमने सुना होगा कि ए पॉजिटिव भी होता है तो ए नेगेटिव भी होता है। इसी प्रकार सारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है और क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ऐसे यहाँ डिस्कस करेंगे कि इस ब्लड ग्रुप की वजह से एक विशेष कॉम्प्लिकेशन आता है, एक स्पेशल कॉम्प्लिकेशन आता है, वो है गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका क्या कंसेप्ट है, क्यों होता है ये, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आरएच तंत्र यानी आरएच कारक को स्टार्ट करते हैं और इसमें बात करते हैं कि जो आरएच कारक है यानी आरएच जो फैक्टर है, ये आरएच फैक्टर इसकी जो खोज है सबसे पहले लैंडस्टीनर और वीनर ने, लैंडस्टीनर और वीनर यानी दोनों ही क्या है, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सन 1940 में 1940 में इसकी खोज की। और किसमें खोज की, बोले रीसस मंकी में। देखो रीसस बंदर में, किसमें, रीसस बंदर में। तो रीसस का जो आर एच आ रहा है, देखो पहला दो लेटर्स आ रहे हैं, पहले दो अक्षर आ रहे हैं आर और एच। तो दोस्तों ये आर और एच की वजह से ही इसको हमने बोल दिया आरएच कारक। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर की आरबीसी पर इस कारक की खोज की। हमने अभी तक बात किया था कि आरबीसी पर यानी मनुष्य की आरबीसी पर ए एंटीजन और बी एंटीजन हो सकता है। तो उसके आधार पे यानी उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हमने अलग अलग ब्लड ग्रुप बताए थे। यानी अगर ए प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप बताया था, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप बताया था, और ऐसे ही ए और बी दोनों ही अगर आरबीसी पर उपस्थित है तो इसको हमने बोला था ए बी ब्लड ग्रुप। और इसी तरीके से बात किया था अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसको बोला था हमने ओ ब्लड ग्रुप। इस तरीके से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमने पढ़े थे। अब हम बात करेंगे कि इन्हीं ब्लड ग्रुप्स में, ये जो चारों ब्लड ग्रुप हैं, इनमें इन एंटीजन के अलावा भी एक एंटीजन होता है जिसको हमने बोला आरएच कारक। तो आरबीसी के ऊपर ये जो आरएच एंटीजन है यानी ये भी एक तरीके से एक ग्लाइकोप्रोटीन ही है, तो वो उपस्थित है या अनुपस्थित है उसके आधार पर हम यहां पर प्रत्येक ब्लड ग्रुप को बोल सकते हैं आरएच धनात्मक और आरएच ऋणात्मक, यानी आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। यानी दोस्तों यहां पर अगर हम लिखें कि नेगेटिव का मीनिंग क्या है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव का मीनिंग तो है कि आरएच कारक अनुपस्थित है। यानी यहां पर अगर हम बोलें तो यहां पर बोलेंगे आरएच कारक उपस्थित है इस केस में, तो पॉजिटिव वाले केस में, और इसमें आरएच कारक नहीं है। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप है अगर उसमें आरएच कारक, उसकी आरबीसी पर ए प्रोटीन के अलावा अगर आरएच कारक भी अगर उपस्थित है, ठीक है ना, उसको हम बोल देंगे ए पॉजिटिव। लेकिन जिसमें ए प्रोटीन तो है आरबीसी पर लेकिन आरएच कारक नहीं है, उसको बोल देंगे ए नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें बी प्रोटीन है आरबीसी पर और साथ में आरएच भी उपस्थित है, तो उसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, इस प्रकार से सबको हम बोलेंगे। तो ओ वाले पर भी अब देखो यहां पर एक एंटीजन आ गया है, ओ वाले पे हमने बोला था कोई एंटीजन नहीं था लेकिन यहां पर आरएच एंटीजन आ गया है। इस प्रकार से प्रत्येक रक्त समूह है यहां पर 2 प्रकार का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों अब हम यहां देखेंगे कि देखो इस फिगर से आपको पता चलेगा कि यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले ओ की। तो ओ में हमने आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं था, तो इसलिए हमने इसको ओ बोला था। लेकिन यहां ओ भी 2 प्रकार का है, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव। क्यों है, बोले ओ पर एक अलग से एक कारक और आ गया है जिसको हम बोल रहे हैं आरएच कारक यानी आरएच एंटीजन। तो इस एंटीजन की वजह से हम इसको ओ पॉजिटिव बोल रहे हैं, इस एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से। तो देखिए ओ पर कोई अन्य एंटीजन तो नहीं है लेकिन आरएच है इसलिए इसको पॉजिटिव बोल दिया, यहां पर कोई सा एंटीजन नहीं है इसलिए इसको नेगेटिव बोल दिया। दोस्तों इसी प्रकार ए में देखिए, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव में क्या अंतर है, बोले दोनों में ए प्रोटीन तो है, ए प्रोटीन दोनों पर ही है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव वाले में आरएच प्रोटीन होने की वजह से इसको ए पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है ना, आरएच प्रोटीन की वजह से इसको क्या बोल दिया, ए पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार बी नेगेटिव में देखो, बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव यानी ये भी 2 प्रकार का है। बी पर बी प्रोटीन है और इस पॉजिटिव वाले पे भी बी प्रोटीन है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आरएच आ गया, इसकी वजह से इसको बोल दिया बी पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार यहां पर ए बी में देखें तो ए और बी प्रोटीन इसमें भी है, ए और बी प्रोटीन इसमें भी है, यानी ये प्रोटीन तो है इसलिए इसको हमने ए बी बोल रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बोले यहां पर आरएच कारक नहीं है और यहां पर आरएच कारक है इसलिए इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब हम बात करेंगे क्या इसमें भी एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहती है पहले से,
यानी RH कारक के विरुद्ध भी जो एंटी RH एंटीबॉडी है क्या होती है, तो बोले प्राकृतिक रूप से ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं होती है, क्योंकि हमने ए बी और जो ए बी ब्लड ग्रुप की बात की थी, ए बी और ओ, उसके अंदर हमने एंटीबॉडी बताई थी। इसमें बी एंटीबॉडी, इसमें ए के खिलाफ एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, और इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से दोस्तों थी। लेकिन अब हम बात करेंगे RH एंटीबॉडी की, पॉजिटिव नेगेटिव के खिलाफ, यानी पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी की बात करेंगे तो वो होती है या नहीं होती है, तो प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं होती है। लेकिन कोई भी हम यहां बात करेंगे कि RH पॉजिटिव वाला ब्लड अगर RH नेगेटिव वाले को दिया जाता है, मान लीजिए RH पॉजिटिव वाला ब्लड है, फॉर एग्जांपल A पॉजिटिव वाला है, वो A नेगेटिव वाले को ही दिया जाता है, मान लीजिए, है ना। इस तरीके से हम बात करें तो इस केस में क्या होगा, ये हम प्रथम बार दे रहे हैं, पहली बार हमने ये रक्त दिया, प्रथम बार ऐसा रक्तदान किया, तो अब क्या होगा, बोले यहां पर इसके अंदर क्या आया है, बोले यहां जो RBC थी ए पॉजिटिव के अंदर, उसमें ए प्रोटीन है इस तरीके से, ठीक है। यहां पर जो आरबीसी है इसके रक्त में, उसमें भी क्या है, ए प्रोटीन तो है दोस्तों, हमें पता है, इसीलिए दोनों ए हैं। लेकिन इस पर एक अलग से प्रोटीन और आ गया है जिसको हमने बोला RH कारक, RH प्रोटीन, और वो इस पे नहीं है। तो जब ये रक्तदान करेंगे, ऐसा रक्तदान इसको देंगे, तो बोले जब ये आरबीसी इधर आएगी, यानी ये वाली आरबीसी, दाता वाली आरबीसी इस ग्राही के अंदर आएगी, तो इस ग्राही की आरबीसी जैसी नहीं है ना, वो थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें RH कारक हो गया, तो इस RH कारक के विरुद्ध क्या हो जाएगा, इस RH कारक के विरुद्ध इस लेने वाले, रक्त लेने वाले व्यक्ति के रक्त में क्या होगा, RH कारक के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होगा। क्या होगा दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा। तो साहब पहली बार अगर पॉजिटिव वाला रक्त किसी नेगेटिव वाले को दे दिया है, तो अब क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा इस व्यक्ति के रक्त में। अब सेम ऐसे ही दूसरी बार रक्त देने पर, ऐसा ही रक्त उसी व्यक्ति को दूसरी बार रक्त दे देते हैं, और कैसा रक्त देते हैं कि RH पॉजिटिव जो रक्त है उसी व्यक्ति को RH नेगेटिव वाले को हम देते हैं, यानी A पॉजिटिव वाला जो रक्त है उस A नेगेटिव वाले को जब देते हैं तो क्या होगा, तो बोले पहले से इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बन गई है ना पहली बार में, तो अब एंटीबॉडी इसके अंदर है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी है, पहले से क्या है, एंटीबॉडी है, और इसमें क्या है, बोले इसमें पहले से, इसमें क्या है, एंटीजन है, क्या है दोस्तों, पहले से ही एंटीजन है, कौन सा, RH एंटीजन। तो इसमें तो एंटीबॉडी बन गई थी पहली बार रक्त लिया तब, और इसमें RH एंटीजन आ रहा है, तो अब क्या होगा, बोले दोनों में प्रतिक्रिया होगी, और इस प्रतिक्रिया होने से, यानी इस एंटीजन कौन सा है यहां पर, बोले RH एंटीजन है, ठीक है ना, और इसके मध्य और जो एंटीबॉडी है ना, जो बनी है उस व्यक्ति के रक्त में, उस एंटीबॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, बोले उसको हम बोल देते हैं RH एंटीबॉडी। तो इसके मध्य क्या होगी दोस्तों, एक प्रतिक्रिया होगी, क्या होगी, एक रिएक्शन होगी, क्या होगी, एक प्रतिक्रिया होगी, यानी रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन से क्या होगा, बोले रिएक्शन से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना, खून जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को जब ब्लड देते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है, बोले पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त देने पर क्या हो जाता है दोस्तों, रिएक्शन होती है। तो अब यहां पर एक कंक्लूजन है, एक सारांश क्या आया, तो बोले सारांश ऐसे आया, मान लीजिए हम RH पॉजिटिव वाला रक्त RH पॉजिटिव वाले को देते हैं, है ना, पॉजिटिव वाले को देते हैं, तो हम कहेंगे साहब दे सकते हैं, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगी, आरबीसी सेम जैसी है, दोनों पे ही RH एंटीजन है। फिर हम बात करें कि RH पॉजिटिव वाला हम RH नेगेटिव वाले को दे सकते हैं क्या, तो बोले अभी कहा था नहीं दे सकते, क्योंकि पहली बार तो दे देंगे लेकिन दूसरी बार प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं दे सकते। फिर इसी प्रकार दोस्तों कि RH नेगेटिव वाला रक्त क्या RH पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, तो बोले इसमें दे सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से आरबीसी आ रही है उसमें तो RH कारक आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी, तो बोले दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार RH नेगेटिव वाला रक्त RH नेगेटिव वाले को भी दे सकते हैं। दोस्तों ये नहीं दे सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पॉजिटिव वाला रक्त कभी भी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। अब दोस्तों यहां पर बात आई थी सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर
और सार्वत्रिक जो ग्राही है उसकी बात आई थी। वहां क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सार्वत्रिक ग्राही यानी ये जो सार्वत्रिक दाता है मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन था? तो दोस्तों वहां बताया था हमने ओ था, ठीक है ना। सार्वत्रिक ग्राही यानी जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं इसको या रिसीवर भी बोल सकते हैं, तो ये कौन है? बोले ए बी था। लेकिन अब ये परिभाषा बदल जाएगी, यहां पर कौन होगा? तो बोले यहां पर सार्वत्रिक जो ग्राही दाता है वो कौन होगा? तो बोले दाता देखो यहां पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, यानी ओ पॉजिटिव वाला बाकी नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है। नेगेटिव वाला देखो पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। तो दोस्तों ओ नेगेटिव अब सार्वत्रिक दाता है, सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ग्राही हमने ए बी को बोला था, लेकिन अब आप बात कीजिए कि साहब क्या ए बी नेगेटिव ले सकता है? बोले नेगेटिव वाला देखो पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता, लेकिन पॉजिटिव वाला दोनों से ले सकता है। देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। यानी अगर पॉजिटिव वाला है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन नेगेटिव वाला दोनों से नहीं ले सकता, तो इस तरीके से हम कह देंगे कि यहां पर जो ए बी पॉजिटिव है ये दोनों से ले लेगा, पॉजिटिव वाला दोनों से लेगा। तो ए बी पॉजिटिव को हम सार्वत्रिक ग्राही बोलेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेंगे दोस्तों। तो ये अब नया क्वेश्चन बन गया है, नई परिभाषा बन गई है। तो ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर। याद कैसे रखेंगे भाई? नेगेटिव सबसे ले सकता है, क्यों? क्योंकि ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता है मतलब सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है तो सबको ये दे सकता है। लेकिन ए बी पॉजिटिव है वो सबसे ले सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से भी ले लेगा और पॉजिटिव से भी ले लेगा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको यहां पर स्पेशली याद रखना है, कौन किसको दे सकता है, और फिर इसी आधार पे हमने यहां सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही की बात की है। अब दोस्तों एक नया प्रॉब्लम आएगा इस आरएच कारक की वजह से, और वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब क्या है? इरिथ्रो का मतलब तो समझ में आ रहा है आरबीसी, ब्लास्टोसिस का ऐसे मान लो ब्लास्ट हो गया, आरबीसी फट गई है, ठीक है ना। और फिटेलिस किसमें? बोले फीटेस में, भ्रूण के अंदर, यानी गर्भवती माता का जो भ्रूण है ना, गर्भवती स्त्री के अंदर जो भ्रूण है उसकी आरबीसी अगर फट जाए किसी कारण से तो उसको हम बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो दोस्तों उस गर्भस्थ भ्रूण की आरबीसी फटने से क्या होने वाला है? बोले गर्भस्थ भ्रूण की आरबीसी फटने से क्या होता है? बोले उसकी वजह से गर्भस्थ भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या गर्भस्थ शिशु गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। और ये किसकी वजह से होती है? तो बोले आरएच कारक के कारण। अब आरएच कारक के कारण ये कैसे होती है दोस्तों? तो इसको हम ऐसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? यहां देखिए पहले कि हमारा जो गर्भस्थ शिशु होता है वो ऐसे प्लासेंटा के द्वारा, यानी यहां पर ये हम बच्चेदानी को ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये गर्भस्थ शिशु इस तरीके से है दोस्तों, ये गर्भस्थ शिशु है, और ये गर्भस्थ शिशु किसके द्वारा जुड़ा हुआ है यहां पर? तो बोले यहां पर एक कोड होती है, और कोड के बाद में यहां पर दोस्तों ऐसे एक प्लासेंटा होती है ना। उस प्लासेंटा के माध्यम से ये जुड़ा होता है। ये क्या है? प्लासेंटा यानी अपरा, ठीक है दोस्तों। हिंदी में इसको अपरा बोलते हैं, अपरा या प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? अपरा या प्लासेंटा के द्वारा गर्भस्थ शिशु जो है माता के गर्भ से, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, और उससे क्या लेता है? बोले वहां से पोषण लेता रहता है, ठीक है ना, पोषण लेता है। और इसके शरीर में जो गंदी चीजें बनती हैं वो उधर जाती रहती हैं माता के शरीर में। तो इस तरीके से गर्भस्थ शिशु का गर्भ में पालन पोषण होता है। अब यहां पर ये जो प्लासेंटा इसको ऐसे दिखाया हुआ है, देखो इस प्लासेंटा को इस तरीके से दिखाया हुआ, ये गर्भस्थ शिशु का क्या है? वो कोड है, ये अम्बिलिकल कोड है, ये वाला, ये नाल है दोस्तों, ठीक है ना, शिशु की, ठीक है ना। और इससे क्या आ रही है? बोले रक्तवाहिनियां, देखो रक्तवाहिनियां इसकी माता के गर्भाशय की भित्ति से ऐसे अंदर फंसी हुई है। तो दोस्तों यही है प्लासेंटा। इधर क्या है? ये माता की रक्तवाहिनियां हैं, इधर शिशु की रक्तवाहिनियां हैं, और इस प्लासेंटा के माध्यम से इस वाले रक्त में से पोषक पदार्थ इस रक्त में चले जाते हैं, और शिशु वाले रक्त से जो दूषित पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जित पदार्थ हैं, वो इधर आ जाते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इधर वाले रक्त की आरबीसी इधर नहीं जाती है और इधर वाले रक्त की आरबीसी इधर नहीं जाती है। शिशु से माता में और माता से शिशु में आरबीसी नहीं जा सकती, सिर्फ पदार्थों का आदान प्रदान ही होता है, ठीक है ना।
अब यहां पर हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि हमारा जो गर्भस्थ शिशु है वो पहली प्रेगनेंसी की बात करते हैं, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी पहली जो डिलीवरी होने वाली है उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो शिशु जो है गर्भस्थ जो शिशु है या जो भ्रूण है, अभी भ्रूण के रूप में ही है वो शिशु, वो मान लीजिए RH पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। और जो माता है उसकी जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। तो अब देखो क्या होने वाला है, तो बोले जब पहली डिलीवरी होती है, ये पहली डिलीवरी की बात हो रही है, तो ये प्लासेंटा यानी जब इसकी डिलीवरी होगी, इस बच्चे की डिलीवरी होगी तो प्लासेंटा यहां से टूटेगा। तो प्लासेंटा जब टूटेगा तो यहां की रक्तवाहिनियां फट जाती हैं। दोस्तों देखो ये रक्तवाहिनी फट गई, यानी पहली डिलीवरी के समय, यानी पहले बच्चे के जन्म के समय ये रक्तवाहिनियां फट गई हैं इस प्लासेंटा में। तो शिशु का कुछ रक्त देखो यहां आपको साफ साफ नजर आ रहा है, शिशु का रक्त है वो माता के रक्त में, यहां पर ये आरबीसीयां देखो ऐसे चली गई हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां चली गई तो क्या हुआ, तो बोले शिशु का जो RH पॉजिटिव रक्त है वो माता के RH नेगेटिव में चला गया। क्या हुआ दोस्तों, यहां पर शिशु का RH पॉजिटिव रक्त किस में चला गया, माता के RH नेगेटिव रक्त में चला गया पहली डिलीवरी के समय। अब क्या होगा दोस्तों, तो बोले इसके खिलाफ जैसे ही आएगा एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो क्या होगा, माता के रक्त में एंटीबॉडी बनेगी, माता के रक्त में एंटीबॉडी बनेगी, इस RH कारक के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो पहले बच्चे की डिलीवरी तो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन माता के रक्त में क्या हो गया, शिशु का रक्त जाने से वहां क्या बन गई दोस्तों, एंटीबॉडी बन गई। ये देखो एंटीबॉडी ऐसे दिखा रखी है, ये एंटीबॉडी बन गई है। तो माता के रक्त में क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, शिशु का जन्म हो गया। अब मान लीजिए दूसरा डिलीवरी भी, दूसरा बच्चा भी ऐसे होता है, दूसरा बच्चा भी क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। और माता जो है भ्रूण है वो क्या है, RH पॉजिटिव है। और जो माता है वो क्या है, तो बोले वो RH नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है ना, माता तो RH नेगेटिव ही रहेगी। लेकिन इस माता के रक्त में क्या आ गया है, बोले एंटीबॉडी बन गई है। क्या दोस्तों क्या बन गया है, एंटीबॉडी बन गई है। तो अब की बार क्या होने वाला है, तो देखो भ्रूण जो है वो RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, लेकिन माता के रक्त में क्या है, एंटीबॉडी है। तो दोस्तों आपको पता है एंटीबॉडी है ना प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। कौन सी एंटीबॉडी, बोले एंटीबॉडी की हम टाइप पढ़ेंगे, उसमें IgG टाइप का जो एंटीबॉडी होता है, कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन G प्रकार का जो एंटीबॉडी है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। जब दूसरा बच्चा गर्भ में होगा तो माता के रक्त से ये एंटीबॉडी किधर आएगी, इस भ्रूण के शरीर में आ जाएगी। दोस्तों ये देखो ये एंटीबॉडियां माता के रक्त में है, ये एंटीबॉडियां कहां हैं, माता के रक्त में, और यहां देखो इसमें प्रवेश कर रही है, ठीक है ना, यानी शिशु के रक्त में इस प्लासेंटा के द्वारा प्रवेश कर रही है, यानी यहां पर ऐसे प्रवेश कर जाती हैं। तो शिशु के रक्त में जब एंटीबॉडी जाएंगी तो बोले शिशु के रक्त में क्या है, RH कारक वाली RBC है। तो यहां पर जो RBC है उन RBC पे क्या है दोस्तों, बोले RH कारक है, और यहां पर एंटीबॉडी आ गई है। तो ये एंटीबॉडी और इस RH कारक के मध्य क्या होगी, है ना, इस RBC और इस एंटीबॉडी के मध्य क्या होगी, शिशु के शरीर में प्रवेश कर गए। देखो दोनों ही, यहाँ RBC तो शिशु की है जिसपे RH कारक है, एंटीबॉडी भी प्रवेश कर गया है, इनमें रिएक्शन होगी तो RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी शिशु की RBC डिस्ट्रॉय हो गई। तो शिशु की RBC डिस्ट्रॉय होगी तो उसमें खून की कमी हो जाएगी, यानी या तो उसको एनीमिया हो जाएगा, या हेपेटाइटिस हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखने के बाद में हमें यह भी बताना है कि जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हुआ है ये RH कारक के कारण हुआ है, लेकिन कब कौन सी कंडीशन में होता है, तो हमें यहां याद रखने स्थिति किस कंडीशन में, कि माता RH नेगेटिव, माता क्या हो, RH नेगेटिव, व भ्रूण RH पॉजिटिव होने पर ही ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। और इसमें होता क्या है, बोले भ्रूण की मृत्यु या जो शिशु जन्म लेगा, शिशु गंभीर रोगों से
ग्रस्त होगा। तो दोस्तों ये इसके अंदर होता है, लेकिन ये होता कब है? माता RH नेगेटिव हो और भ्रूण RH पॉजिटिव हो, तब ही ये होता है। तो पहली कंडीशन तो यही ध्यान रखनी है। शिशु को होता है क्या? बोले शिशु की या तो मृत्यु हो जाती है भ्रूण की, या फिर शिशु गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अब गंभीर रोग कौन से? तो बोले या तो आप कह सकते हैं हिपेटाइटिस या फिर पीलिया, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, है ना, पीलिया वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और या फिर एनीमिया यानी खून की कमी। तो इन रोगों से शिशु ग्रस्त हो सकता है। तो दोस्तों शिशु रोगों से ग्रस्त हो सकता है या शिशु की मृत्यु हो सकती है, लेकिन किस केस में? जब माता नेगेटिव होगी और भ्रूण यानी जो शिशु है वो पॉजिटिव होगा, उसी केस में। लेकिन मृत्यु ये रोग कब होगा? बोले प्रथम शिशु को कुछ नहीं होगा। प्रथम शिशु यानी जो फर्स्ट डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। क्या होगा? वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो द्वितीय शिशु है, सेकंड जो चाइल्ड है, द्वितीय शिशु, दूसरा बच्चा है, वो उसमें क्या होगा? वो रोगग्रस्त होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, रोगग्रस्त होगा या फिर उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज आपके लिए, ये फैक्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड के अंदर एबनॉर्मलिटी होगी। और कब होगी? इस केस में होगी। अब क्या इसका कोई बचाव भी है क्या? तो बोले हाँ, बचा सकते हैं। तो बचा कर सकते हैं? बोले प्रसव के भीतर क्या बचाव है दोस्तों? तो प्रसव के 72 घंटे के भीतर, प्रसव के 72 घंटे के भीतर, यानी पहले बच्चे को तो हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जो प्रथम प्रसव होगा उसी में लगाना है। प्रथम प्रसव के 72 घंटे के भीतर माता को anti-RH एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं उसको? anti-RH एंटीबॉडी, और उसी का दोस्तों एक अन्य नाम है रोगम एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? रोगम एंटीबॉडी, यानी अंग्रेजी का वर्ड है ये, रोगम एंटीबॉडी, है ना। रोगम एंटीबॉडी का टीका लगाते हैं। माता को क्या लगा देंगे? पहले प्रसव के 72 घंटे के भीतर ही रोगम एंटीबॉडी का टीका या RH एंटीबॉडी का टीका लगाने देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काफी गंभीर समस्या है, इसलिए आप कह सकते हैं गर्भस्थ माता को हमेशा चेक करवा लेना चाहिए कि क्या उसका ब्लड ग्रुप है। हालांकि इसकी आनुवंशिकी कुछ अलग है, जो आगे की क्लासेज में हम पढ़ेंगे कि माता पिता के रक्त समूह से संतान का रक्त समूह हमने निर्धारित कैसे होता है पढ़ा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल कैसे होता है ये भी हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, कंपटीशन के हिसाब से भी, यानी एग्जाम्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोस्तों ऐसे ही क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। हमारा ध्येय यही है, हमारा एम ये है कि हम इन टॉपिक्स को कंसेप्ट के साथ में, यानी बायोलॉजी को कंसेप्ट के साथ में बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, ताकि वो ईजिली इनको समझ सकें। तो दोस्तों ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।